एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इस पहले तो आप इस टर्म अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आपके पास जो है वो क्या चीज़ है। तो एडजॉर्प्शन जो है वो पहले आप इसकी डेफिनेशन को और इसके इंट्रोडक्शन को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। तो आइसो मीन्स आपके पास सेम होता है और थर्म मीन हीट, ठीक है। आपने एडजॉर्प्शन को नोट करना है एट सेम टेम्परेचर और सेम हीट, ठीक है। आपने प्रोग्रेस ऑफ एडजॉर्प्शन को चेक करना है एट सेम टेम्परेचर एंड सेम हीट। क्लियर? इंजमाम, आवाज आ रही है? यस मैम। अब आपने गौर से सुनना है और जहां पे आपको समझ नहीं आए मुझे उधर ही रोक के मुझसे पूछना है, चलें ठीक है मैम। ठीक है। ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। आपने प्रोग्रेस ऑफ एडजॉर्प्शन को चेक करना है, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ कितनी एडजॉर्प्शन हो रही है सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन जो है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो क्या होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल एक और पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर आके स्टिक कर जाता है, स्टिकिंग की उसकी जो कैपेबिलिटी है। मैथमेटिकली आप कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट पर मैस ऑफ एडजॉर्बेंट, के एडजॉर्बेंट के यूनिट मैस के ऊपर कितना एडजॉर्बेट जो है वो आके स्टिक करता है, वो आपके पास मैथमेटिकली एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन है। और मैथमेटिकली जब आप एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन जो है इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स बाय एम। एक्स है आपके पास अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट और एम है आपके पास मैस ऑफ एडजॉर्बेंट। जैसे हम इसको कॉमनली अभी डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, कि जब आपके पास कोई गैस किसी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होता है तो गैस का कि आपके पास कितनी अमाउंट जो है वो पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होती है, ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एडजॉर्प्शन का। क्लियर? क्लियर हो गया है क्लास? इंजमाम मुसवर? जी जी मैम। यस मैम। अब हम इस प्रोग्रेस को जो है वो फर्दर जो है वो एनालाइज करेंगे। एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ग्राफ। बेसिकली आपके पास क्या है, जो आपने ये प्रोग्रेस चेक करनी है रेट ऑफ या टाइम, ठीक है, आपके पास एडजॉर्प्शन के अंदर किस किस्म की वेरिएशन आ रही है, और जो इसको आपने चेक किस फॉर्म में करना है, ग्राफ की फॉर्म में। किस फॉर्म में चेक करना है? ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। जो आपने उसका रिप्रेजेंटेशन उसकी देनी है वो ग्राफ की फॉर्म में देनी है। क्लियर? जी मैम। यस मैम। यानी आपने x बाय m की वेरिएशन चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने जो x बाय m की वेरिएशन चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो उसका मतलब ये है कि आपने प्रेशर के रिस्पेक्ट से चेक कर रही है, ठीक है। आपने जो है वो काफ़ी दफ़ा केमिकल थर्मोडायनामिक्स में और कुछ और जगहों पे आपने काफ़ी दफ़ा डिटेल में देखा है कि टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास दो बेसिक वेरिएबल्स हैं। अगर आप इसमें से एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर सकते हैं तो दूसरा आपके पास जो है वो क्या होगा, आपका वेरिएबल ऑफ स्टडी होगा। यानी अगर आपने यहाँ पे हमने कहा है कि हम सेम हीट या कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो आपका प्रेशर वेरी होगा। इसका मतलब है कि एड्जॉर्प्शन को आपने स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। एक तो ये बात। दूसरी बात आपके पास ये है कि हमने कहा है कि हम एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस चेक कर रहे हैं ऑन टू सॉलिड। तो गैस को जो सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब करवाया जाता है वो उसके प्रेशर को कंट्रोल करवा के चेक किया जाता है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे x बाय एम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर का मीनिंग आपके पास क्या होता है, दैट x बाय एम, ठीक है, आप इसकी स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। इस पूरी आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जिसमें मैंने आपको लिखा है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ। इस फंक्शन ऑफ का क्या मतलब है कि x बाय एम डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये टर्म भी क्लियर होगी? हफ्सा यस समझ मैम आ रही है? क्लियर है। ठीक है। अब आपको समझ आनी है तो मैंने आगे जाना है।
ठीक है, उसके बाद है आपके पास इंपॉर्टेंट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अब इस तरह का जो आपके पास एड्सॉर्प्शन का चेंज है ना विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, डिफरेंट गैसेस ली गई और डिफरेंट सॉलिड्स लिए गए और उन गैसेस की उन सॉलिड्स के ऊपर एड्सॉर्प्शन जो है उसकी प्रोग्रेस को चेक किया गया बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, और हर साइंटिस्ट ने जो है वो एक ग्राफिकल फॉर्म ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो शो की है, जो एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस जो है उसकी ओवरऑल एक प्रोग्रेस जो है वो शो करती है। और इन जो है वो ग्राफिकल फॉर्म्स को जो है वो सर्टेन नेम्स दिए गए हैं। अब क्या होगा कि वो जो आपके पास एड्सॉर्प्शन की प्रोग्रेस है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, जब आप एड्सॉर्प्शन की प्रोग्रेस को ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं एज फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी किए हैं। जो मोस्ट कॉमन है और जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो दो हैं, एक आपके पास है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और एक है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे इस फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को कि ये क्या चीज़ है और इसकी डेरिवेशन को देखेंगे। अच्छा, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है अगर आप इसको देखते हैं तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हर्बर्ट फ्रेंडलिक। उसने जो है वो इसको जो है वो क्या किया था, इसको डिराइव किया था और इसकी फार्मूलेशन दी थी। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे। अच्छा, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पीछे ऑफ सॉलिड जो है वो उसका आइडिया जो है वो आपको देती है विद चेंज इन प्रेशर के जैसे जैसे आप प्रेशर चेंज करेंगे आपके पास जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड के अंदर उसके अंदर किस किस्म की वेरिएशन आएगी अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमने पीछे भी बात की कि हम एक्स बाई एम को स्टडी कर रहे हैं एज फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो ये कैसे फंक्शन ऑफ प्रेशर है कि एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n। अब ये जो 1/n है ये प्रेशर जो है ना उसकी पावर है, और ये वाला जो आपके पास फार्मूला है इसको हम कहते हैं फ्रेंडलिक इक्वेशन। और ये फ्रेंडलिक जो हमने पीछे हेरेनिच फ्रेंडलिक पढ़ा है उसी ने इसका आइडिया जो है वो दिया था, उसी ने ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसको कहते हैं फ्रेंडलिक इक्वेशन। इसकी बेस पे आप अपनी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसको डिराइव करते हैं। आप जो प्रोग्रेस चेक करते हैं एड्सॉर्प्शन की विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो आप चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ना इसका एक नाम आप लिटरेचर में अगर पढ़ें तो इसका नाम लिखा होगा एम्पिरिकल फार्मूला। आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा है कि ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज होती है? किसी भी चीज को सादा तरीन ज़ाहिर करने का फार्मूला होता है। सादा सिंपल फार्मूला होता है ना, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके वो वाला फार्मूला, ये वो वाला एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। वो एम्पिरिकल जो है ना वो केमिस्ट्री का फार्मूला है, ये एम्पिरिकल मैथमेटिक्स का फार्मूला है। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आगे भी आपकी जो है वो टर्म यूज होगी। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला आप किसी भी ऐसे मैथमेटिकल फार्मूला को कहते हैं जिसकी पीछे से कोई प्रॉपर मैथमेटिकल बेस ना हो। मतलब अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव करके आपने ये आंसर निकाला है या कहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आई है, तो इसकी कोई मैथमेटिकल बेस नहीं है। ठीक है, अब ये जिस साइंटिस्ट ने फार्मूला दिया है उसने क्या किया कि उसने कंडीशंस देखी एड्सॉर्प्शन की, क्या कंडीशन थी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और उसने क्या किया कि उसने उन कंडीशंस की बेस पे एक जो है वो जनरल फार्मूला दे दिया है जिसके पीछे से कोई मैथमेटिकल बेस नहीं है। ठीक है, बस उसने ये कहा कि यहाँ पे जो प्रेशर और एड्सॉर्प्शन की वेरिएशन हो रही है ना वो इस एक कॉमन फार्मूला के अकॉर्डिंग या इस कॉमन फार्मूलेशन के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि इसकी पीछे से कोई भी मैथमेटिकल बेस नहीं है इसलिए आप इसको कहते हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये एज इट इज है, आप इसको कहीं से डिराइव करके नहीं लाए। क्लियर? यस। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो इस एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर आपके पास ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें एक्स बाई एम तो हमने पहले भी बात की थी कि ये एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास आप एड्सॉर्प्शन की कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए आपके पास फार्मूला होगा एक्स बाई एम, और इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, और के और एन जो यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे हैं, दो आपको जो लेटर्स नजर आ रहे हैं वो आपके पास दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अब ये जो के और एन है इनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप एड्सॉर्बेट किस किस्म का यूज कर रहे हैं और एड्सॉर्बेंट किस किस्म का यूज कर रहे हैं और किस टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं। सारी जी, चीजें कांस्टेंट होता है, वन कांस्टेंट क्यों है?
इसमें दो कांस्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ कि ये दो आपके पास कैसे कांस्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर वेरी करते हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट वेरी करते हैं, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट वेरी करते हैं, तो आप ये देखें कि आपके पास जो है ये के और एन की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। आगे आपको मैं एडजॉर्प्शन जो आइसोथर्म जो ग्राफ है वो बना के दिखाऊंगी, तो उसमें आप नोट करिएगा कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज उसमें कैलकुलेट करना पॉसिबल है। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल करेंगे उसमें भी आप ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल है आपके पास। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपके पास के की वैल्यू 0.13 होगी और एन की वैल्यू 1.71। इसका लिटरेचर के अंदर पूरा टेबल अवेलेबल है कि कितने टेम्परेचर पे 25 पे के की वैल्यू क्या होगी, 26 पे के की वैल्यू क्या होगी, 27 पे के की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह 25 पे एन की वैल्यू क्या होगी, 26 पे एन की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास क्या है कि लिटरेचर में इन दोनों की सारी वैल्यूज अवेलेबल है। आपने सिर्फ टेबल से देख लेना है। आपने सपोज आप आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपने नोट कर लेना है कि आज आपकी लैब में जो थर्मामीटर है वो क्या रूम टेम्परेचर शो कर रहा है। अगर वो 25 शो कर रहा है तो आपने के और एन की जो है ये 25 वाली वैल्यूज लेनी है। अगर वो 30 शो कर रहा है तो आपने 30 वाली वैल्यूज लेनी है। अगर वो 35 शो कर रहा है तो आपने 35 वाली वैल्यूज लेनी है। ये आपने आपको जो है वो टेबल के अंदर से अवेलेबल होंगी और ये टेबल जो है वो आपको गिवन होगा। बात की समझ आई? के और एन की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये टेबल आपको गिवन होता है। आपने वहां से सिर्फ आपने लैब में जो है वो नोट करना होता है कि आज रूम टेम्परेचर क्या है, और उस टेम्परेचर पे टेबल में आपके पास के और एन की जो वैल्यूज होती हैं वो आपने अपने फार्मूला में पुट करनी होती है। कलीम क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ठीक है, अब इसको जो है वो फर्दर हम जो है वो देखते हैं इसी फार्मूले को। ठीक है, तो अब P यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। एक्स बाई एम आपके पास क्या था, एड्सॉर्प्शन को के रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। के और एन जो है वो कांस्टेंट है, जो हमने कहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करते हुए इनकी वैल्यूज का एक पूरा चार्ट अवेलेबल है जहां से आपने इसको कैरी करना है। ठीक है, और पी जो है वो आपके पास प्रेशर ऑफ गैस है। अब ये आपके पास इक्वेशन की एक्चुअल फॉर्म आपने इसकी बनानी है। ग्राफिकल फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे लॉगरिथम अप्लाई करना है। कर सकते हैं? जी मैम। जी मैम, हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आप सेम फंक्शन कर सकते हैं। इधर भी आपने लॉग लिया तो इधर भी आपने लॉग ले लिया। लॉग लेंगे तो आपको एक और चीज जो बाय रूल्स ऑफ लॉगरिथम आपने मैथ्स के अंदर 10th क्लास के मैथ में भी ये आपके पास ना मैथ के में लॉगरिथम के 4 रूल्स हैं। ठीक है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे के और पी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एडिशन। एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में। और पावर को कहाँ जाना चाहिए, वो बिल्कुल स्टार्ट पे आ जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जब वो स्टार्ट पे आएगी तो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी। आपने क्या किया, लॉग अप्लाई किया, और लॉग के बाद आपके पास रूल्स ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग इक्वेशन की क्या फॉर्म बन गई। हाँ जी, इंतजाम बताएं, समझ आई है? यस मैम, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स। हाँ जी, ये सिंपल मैथमेटिक्स है आपके पास। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आपने मुझे साथ की इक्वेशन जो है आपने लॉगरिथम अप्लाई किया, एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है किसी तरह से ये। जी मैम, अगर हम लोग के जो है वो ठीक है। यस, ये के जो है वो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा है कि ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं उसमें से एक टोटली वेरिएबल होनी चाहिए। एक्स बाय एम अब आपके पास टोटली वेरिएबल है। एक आपके पास टोटली कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर वेरी कर रहा है लेकिन एन आपके पास कांस्टेंट है, तो आपके पास वाई भी आ गया, सी भी आ गया और एम एक्स भी आ गया। अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जी मैम, वो तो हो जाएगा।
ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए? एक्स एक्सिस के 1/n log p आ जाएगा। P 1 यस, एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो क्या आएगा? लॉग ऑफ पी पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि लॉग के साथ जो उसकी वैल्यू आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप लॉग ऑफ पी पूरा लेंगे, सिर्फ पी नहीं ले सकते आप। तो और n इधर से आपके पास log ऑफ x बाय m आ जाएगा और इधर से c आ जाएगा। हाँ जी 1 by n को क्यों नहीं लेना मैं? जी मुसव्वर, 1 by m जो 1 बाय n आपके पास कौन 1 बाय n कांस्टेंट है ना? ठीक है, तो ये 1 बाय n कांस्टेंट जो है ये m की वैल्यू मैम है। ये स्लोप भी तो बनेगी ना 1/n की भी। mx का मतलब हाँ ये जी, होता 1 बाय n आपकी स्लोप होगी। हाँ mx जी, के होता है ये कि एक स्लोप कांस्टेंट होगी और आप एक वेरिएबल। दोनों होंगे ना। अब इसमें से ये 1 बाय n आपका कांस्टेंट है, क्योंकि n आपका वैसे ही कांस्टेंट था। पीछे आपने जब इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन पढ़ी आपने कहा है कि n कांस्टेंट है, और जितने अगर मैं आपके पास मतलब यहाँ पे डिजिट्स होते हैं अगर 1 to 100 वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही होता है। जी मैम। लेकिन मैम ठीक है, अगर तो हम लोग 1/n दोनों की जगह एक 1 सिंपल एक 1 कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, थर्ड कांस्टेंट, दो कांस्टेंट की जगह थर्ड कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं 1, फिर ये ग्राफ हमारा आसानी के साथ नहीं बन जाएगा? 1 बाय n को किस फॉर्म में ऐड करेंगे? देखिए ना कि मैम दो कांस्टेंट है हमारे पास, दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, उसकी जगह यहाँ डिवाइड हो, थर्ड कांस्टेंट आता है। हाँ जी, आप चाह रहे हैं कि 1 बाय n की जगह पे भी एक सिंगल कांस्टेंट लगा दिया जाए। वो सिंपल कांस्टेंट में 1 ले लेता हूँ, तो अगर 1 को ग्राफ में अंदर जाहिर करता हूँ तो 1 से फिर ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा विदाउट ओरिजिन। अगर m0 तो फिर ओरिजिन से स्टार्ट होना ना ग्राफ। तो लेकिन आपका ये जो यहाँ पे ग्राफ है ना वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता ही नहीं है। इस ग्राफ की करेक्टरिस्टिक है कि इसने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं ना करेगा। हाँ जी, वही मैं आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो आपके पास जो इक्वेशन की डेरिवेशन चल रही है ना, आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है मैम, ठीक हो। ठीक है, आपने इसी इक्वेशन के साथ मूव करके इसी की ग्राफिकल फॉर्म को चेक करना है। जी ठीक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया लॉग ऑफ पी, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया लॉग ऑफ एक्स बाय एम। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि ग्राफ जो है वो आपको मैंने बताया था कि सी की वैल्यू 0 हो तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू 0 नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, या फिर ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा या फिर ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। अब ये इक्वेशन में जो आपके पास सी की वैल्यू है ये आपको क्या बता रही है कि आपके पास ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए नीचे से? मैम ऊपर से होगा क्योंकि सी की ऊपर से वैल्यू पॉजिटिव है। ऊपर से। ऊपर से यस, मैंने आपको बताया था कि प्लस में हो तो ऊपर से और माइनस में हो तो नीचे से। अब आपके पास सी की वैल्यू प्लस में है तो ग्राफ आपके पास ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। अब जब मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगी वो मेरे पास इस फॉर्म में आएगी, और इंटरसेप्ट उसका क्या होगा, सी इज इक्वल टू लॉग के। क्लियर? मैम y क्यों 0 है? क्या हुआ है? तो x एक्सिस क्यों 0 है? एक्स एक्सिस कहाँ पे 0 है? नहीं ओरिजिन पे जो यहाँ से एक्स एक्सिस मैंने आपको कहा था कि अगर सी की वैल्यू 0 होती तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन अब आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? आपके पास सी की वैल्यू 0 ही नहीं है, आपके पास सी की वैल्यू लॉग ऑफ के है, प्लस में वैल्यू है। मैम यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है ना, जो x एक्सिस है ठीक वहां है, से। स्टार्ट होती हैं तो फिर आपके पास प्रॉपर फॉर्म बन जाता है। मैम x एक्सिस से तो स्टार्ट हो ही सकता है ना, वहां से क्यों स्टार्ट हुआ? यहाँ से जी मैम। यहाँ से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैम। ये आपके पास जो सी होता है ना इंटरसेप्ट, इसकी भी आगे आपके पास दो कंडीशंस होती हैं कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपके पास जो है वो एक आपके पास इंटरसेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, एक इंटरसेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। मैं यही पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपका इंटरसेप्ट इसमें आ रहा है ये अकॉर्डिंग टू एक्स एक्स। असल में होता है इसमें क्या है कि आप ग्राफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि वो आपको इनिशियल कोई वैल्यूज देते ही नहीं। अगर आप इसका इसका टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाएं तो भी नहीं होगी। अगर तो सीधे किसी जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा और एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें वैल्यूज आपके पास 0 से बहुत अबव वैल्यूज से स्टार्ट होती हैं, 0.1 से, 0.3 से, 0.5 से। जब आपकी पहली वैल्यू 0.1, 0.3, 0.5 है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि 0 वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज होता कि ना ही वो कहीं पे एक्स एक्सिस के साथ मीट कर सकता है।
है और यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे तो उसका मीट करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही जाएगा। बात की समझ आई है? नहीं मैम वो नहीं समझे, एक्स एक्सिस का क्या कह रहे हैं आप, नहीं समझे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक्स एक्सिस पे वो सिर्फ इस फॉर्म में मीट कर सकता है, आपका सी की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ इस सूरत में फॉल कर सकती है कि आपकी जो पहली वैल्यू है या तो वो 0 हो, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 0 से कुछ ऊपर हो, जी मैम, या 0 से नीचे हो, माइनस में हो। जी। लेकिन यहाँ पे आपकी का जो टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी, जिसमें आपने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है, उसमें आप देखिएगा कि आपके पास जो टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास प्लस में है और उसकी इनिशियल वैल्यू ही 0.5 से अबव है। एक्स ठीक है, एक्स यानी इस वजह से आपके पास, हाँ जी, अब 0 होता है या 0 से कम वैल्यू होता होती, फिर तो आपके पास ये ग्राफ कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर जाता, जी बिल्कुल मैम, ठीक है। लेकिन अब उसकी वैल्यू इतनी हाई है इनिशियल के वो इसको नहीं कट करता, ठीक है मैम, वो वाई एक्सिस पे जाके अपना इंटरसेप्ट शो वो करता है। प्रैक्टिकल में ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिकल में मैं आपको वो जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके प्रैक्टिकली जो है वो आपके लिए मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन बनाई है, उसमें आप देख लीजिएगा। ओके अच्छा, अब ये आपके पास इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है, log ऑफ x बाई एम, और इंटरसेप्ट है आपका c इंटू लॉग ऑफ k। अब ये ग्राफ आपका क्लियर हो गया? जी मैम, अच्छा, अब ये जो आपका ग्राफ है इसमें आप एक आपके पास होगा, ये इंटरसेप्ट तो आपने शो कर दिया, एक आपके पास जो है स्लोप होगी, जो आप कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है उसकी रेशो होती है, डी वाई बाई एक्स की, और डी वाई बाई डी एक्स की रेशो जो होती है उसको स्लोप कहते हैं, जो यहाँ पे आपके पास 1/n के इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास ये जो ग्राफिकल फॉर्म है, ये आपके पास एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस शो करती है ऑन सॉलिड सरफेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये है आपकी फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, समझ आई? जी मैम आ गई। और ये शो क्या कर रही है कि जैसे जैसे आपके पास प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऐसे ऐसे ही आपके पास एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, उस गैस की सॉलिड सरफेस के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया? जी मैम, इसको हम कहते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये आपके पास उसकी फाइनल ग्राफिकल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी आपने नोट करनी है, ठीक है। उसमें जो आपके पास फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है कि ये आपके पास जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, ये सिर्फ लो प्रेशर पे एप्लीकेबल है। जैसे आप प्रेशर को हाई करते हैं, आपकी ये जो इक्वेशन में आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये स्ट्रेट ही रहनी चाहिए, ये लेकिन बोल जैसे ही सकते आप हैं प्रेशर इसके को हाई डायरेक्ट, करते हैं, ये आपके पास स्ट्रेट नहीं रहती। एक्चुअली मैम फिर हम लोग मैंने सिंपल आपको कहा कि ये मुझे प्रेशर के आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कलीम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा हूँ कि फिर हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं ना कि ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ जी। ठीक है। प्रेशर, क्योंकि और अभी हमने क्योंकि पीछे इसको डिराइव किया, आपने देखा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जी मैम। ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर आपने इसको डिराइव किया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको थ्रू आउट स्ट्रेट ही रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेशर को जो है वो मेरा कहने लो का से हाई मकसद की ये है, तरफ लेके जाते मेरा हैं, कहने का हाँ जी, मकसद ये है कि एक्स ओवर एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग प्रेशर के इक्वल रख सकते हैं ना। हाँ जी, आप, हाँ जी, डायरेक्ट रिलेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, जी ठीक है। ठीक है। और अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, जब तक आपकी ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है तब तक आपका डायरेक्ट रिलेशन सेटिस्फाई होता है, और जब ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है तब आपका डायरेक्ट रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता। जी और जैसे ही डायरेक्ट रिलेशन जो है उसकी सेटिस्फेक्शन बंद होगी, आपकी इक्वेशन जो है वो कर्व फॉर्म में चली जाती है या सर्कुलर फॉर्म में चली जाती है, डायरेक्ट भी मैम, आपकी इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी। हाँ जी, मैम डायरेक्ट भी ओरिजिन से कब स्टार्ट हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कैसे हो सकता है? डायरेक्ट नहीं स्टार्ट हो सकता ना, आपके पास एड्सॉर्प्शन कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तो फिर मैम ओरिजिन से डायरेक्ट स्टार्ट होने का मतलब ये है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जब आपके पास प्रेशर 0 था तो एड्सॉर्प्शन 0 थी, ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास होती ही नहीं। मैम फिर डायरेक्ट रिलेशन तो ना हुआ, यानी कुछ लम्हात के लिए डायरेक्ट हो जाता, फिर आगे यानी वेरिएशन आ जाता, शुरू में डायरेक्ट। वो आप डायरेक्ट रिलेशन को आप ये नहीं कहते कि डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ सिर्फ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा तब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये जो आपके पास ट्रेंड है ना, आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है इस लाइन का, ये लाइन जो है वो एक्चुअली आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो डिफाइन करती है। इसका मतलब ये कि स्टार्ट है आपका डायरेक्ट रिलेशन ही, लेकिन उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट चाहिए।
सफिशिएंट अमाउंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके बाद डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। लेकिन इसकी आपके पास लिमिटेशन क्या है कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ना, ये सिर्फ लो प्रेशर पे आती है, ठीक है। अगर आप प्रेशर वेरी करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या सिचुएशन बन जाती है। अब ये आपके पास जो है, अगर आप प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये जो 1/n है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके 1/n की वैल्यू 0 to 1 होनी चाहिए, यानी 0 से स्मॉलर नहीं होनी चाहिए और 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रेशर ये 1/n की वैल्यू 0 to 1 के दरमियान में है तो आपकी ये इक्वेशन स्ट्रेट ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो 0 से कम हो जाती है या 1 से इंक्रीज कर जाती है तो आपका ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपके पास कैसे, जैसे आपके पास 1/n जो है वो स्मॉलर देन 0 हो सकती है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर n की वैल्यू, ठीक है। इसकी हम अगर फर्स्ट वाली कंडीशन लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं कहती हूँ कि 1/n 0 है तो आपकी ये लाइन इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। अगर 1/n को मैं 0 लेती हूँ तो लाइन इस फॉर्म में आ जाएगी, और इसका क्या मतलब होगा आपके पास, कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? क्या मैम कांस्टेंट यानी यस यस कि आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रही है बट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर तो आपके पास तब वेरी होगा कि जब जो है वो आपके पास ये जो कर्व है ये किसी एक एक्सिस की तरफ आती है, तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल पर डिपेंड करती है, दूसरे पे नहीं करती। यानी आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रही है लेकिन उसका प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैम, ये ठीक तो है। प्रेशर लेकिन के हम साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा इसका, तो इधर भी प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन नो, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है ना क्लास, आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी इक्वेशन होती है ना वो कांस्टेंट बिहेवियर को शो करती है। इधर तो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है ना, प्रेशर तो वेरी कर रहा है इस ग्राफ के मुताबिक। ये देखें, आपने पॉइंट्स मैच करके ये ग्राफ बनाया ना, मैं वही पॉइंट्स को मैच करके बनाया ना, बिल्कुल मैम। ठीक है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया था, यहाँ पे आपका एक पॉइंट आया था, एक यहाँ पे आया था, आपने उन सबको मैच किया तो आपके पास ये ग्राफिकल फॉर्म बनी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी मूव कर रही है लेकिन प्रेशर उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। मैम इधर एब्जॉर्प्शन कैसे मूव कर रही है? एब्जॉर्प्शन तो वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस की तरफ तो वो ग्राफ मूव ही नहीं कर रहा। जी मैम ठीक कह रहा है वो। ये तो इधर प्रेशर है, या तो मैम फिर ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल बने तो फिर एब्जॉर्प्शन मूव करे ना। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर क्योंकि आपके पास लेफ्ट टू राइट चेंज कर रहा है, जी बिल्कुल मैम। ठीक है, तो प्रेशर की वेरिएशन वो शो कर रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास किधर जानी चाहिए थी, ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन वो एक ठीक है मैम ठीक है देखिए ठीक है ठीक है 1/n is equal to 0 है मैम, लगी एब्जॉर्प्शन हो रही है समझ में। लेकिन जी वो मैम हर जगह पे एब्जॉर्प्शन एक हो जैसी वैल्यू शो कर रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, हर जगह पे एक जैसी एब्जॉर्प्शन, हाँ एक जी, जैसे एब्जॉर्प्शन हो रही है, जब प्रेशर इंक्रीज हो हो रही तो है एब्जॉर्प्शन लेकिन एक ही है। ठीक हाँ है जी, ठीक है हाँ मैम, जी, मीटिंग का टाइम मैं खत्म ये कह रही हुआ। हूँ कि एब्जॉर्प्शन जो है वो हर जगह पे आपको एक ही वैल्यू शो कर रही है। हाँ जी, अच्छा, मीटिंग का टाइम खत्म हो जाए तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर ये आपने एब्जॉर्प्शन जो है वो आइसोथर्म्स की पूरी करनी है। तो ये अब आपको ये बता रहा है कि हर जगह पे आपके पास एब्जॉर्प्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एब्जॉर्प्शन हर जगह पे एक ही वैल्यू शो कर रही है। आप क्लियर है? जी मैम क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास स्लोप जो है वो 0 हो गई, ठीक है, स्लोप की वैल्यू आपके पास यानी 1/n की वैल्यू जो है वो आपके पास 0